अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 पार्ट 1 है। लास्ट टाइम हमने आइसोटोप्स तक पढ़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, एक ऐसा फार्मूला जिसमें किसी भी कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ मौजूद हों, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे ये है H2 हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरीके से आपके पास है O2 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेइंतहा एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, आपके पास दो एलिमेंट है। ठीक, इसी तरीके से आपके पास तीन एलिमेंट भी होते हैं, C6H12O6, जो आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसमें तीन एलिमेंट होते हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास चार एलिमेंट वाले भी होते हैं। जैसे आपके पास ये है सोडियम एस्टेट, इसमें आपके पास एक दो तीन चार एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में ना एलिमेंट्स भी गिवन होते हैं आपको, और उसके साथ आपको क्वांटिटी भी गिवन होती है। इस एलिमेंट में ये इस फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है हमें कि हमारे पास एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास दो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन और एक सोडियम है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला की। अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है, लेकिन इसमें ना आपके पास एलिमेंट्स का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, तो इसका जो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना, वो आपके पास ये होगा CH2O। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला बनाने का तरीका क्या होता है, देखें। आपको ना इनका ना सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है, फिर आपके पास ये चीज़ आएगी। उसके लिए ना आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपने स्टडी किया होगा पहले, HCl, ये फाइंड कर कर ना इनके जो अमाउंट है ना उससे इसको डिवाइड करना है, और जो रिजल्ट आपके पास बचेगा ना वो आपके पास होगा ये एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये इसको ना हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, जो कि है आपका होल नंबर रेशियो। इसको डिनोट करते हैं हम लोग n से। ठीक है, ये होता है आपके पास होल नंबर रेशियो। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना ये होल नंबर रेशियो से इस हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को, तो फिर आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करते हैं ये मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, इनका ना इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे आप HCF निकालते थे ना छोटी क्लासों में, वैसे ही करना है आपने। 6 किया हमने उससे पहले 2 से किया हमने, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम 12 को करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे, दोबारा 2 से करेंगे, 3 1 हो गया। अब हम करेंगे दोबारा इस 6 को, 2 से करेंगे, 3 से हो गया। ठीक है, अब हम इनको अरेंज कर देते हैं। वह फाइंड करने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसमें एक तो आपके पास ये 2 आ गया और दूसरा आपके पास ये 3 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6, ये है आपका HCF।
और ये है आपका होल नंबर रेशो। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है। एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए ना आपको इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम है उससे आपको होल नंबर रेशो को डिवाइड करना है। ठीक है, कार्बन आपके पास 6 है, उसको डिवाइड कर दें आप होल नंबर रेशो से, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन हो गया 1। अब हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 12 है, डिवाइड कर दें 6 से, हो गया 2। H हो गया 2। ऑक्सीजन आपके पास 6 है, डिवाइड कर दें 6 से, हो गया 1। ऑक्सीजन हो गया 1। तो हमने ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर लिए। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना n से, तो ये वापस ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि भी ये कार्बन जो है वो 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला बना सकते हैं। ओके, अब एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं उसका एक बहुत डिटेल टॉपिक है, जो आपका पहला न्यूमेरिकल टॉपिक होगा इस कोर्स का, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी। ओके, तो उसके लिए आपको फाइंड करना होगा मोल रेशो। ठीक है, तो होल नंबर रेशो फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला ये होता है, होल नंबर रेशो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ऐसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर लेते हैं। वो होता है आपके पास कार्बन का 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। और ऑक्सीजन का कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं इसको। ये आपके पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 16। आपके पास आ गया ये 180 AMU। ठीक है, अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमें पता है CH2O, इसका फाइंड कर देते हैं। तो ये हो गया 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 30 AMQ। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इससे। फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास यानी ये डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास यानी ये। तो ये हम कर लेते हैं n इक्वल टू 180 अपॉन 30, 0 से 0 ख़त्म, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए ये एग्जैक्ट नंबर आया है जो हमारा HCF से हमने फाइंड किया था। तो ये फॉर्मूला है आपके पास ये फाइंड करने का। अब कभी कभार ना आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन नहीं होता, या आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मास गिवन नहीं होता। इसकी जगह ना आपको एक और चीज़ गिवन होती है, आपको गिवन होती है परसेंटेजेस एलिमेंट्स की। ठीक है, ये आपको गिवन होता है मास एलिमेंट्स का। तो उन चीज़ों से कैसे फाइंड करते हैं ये अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है उसका एम्पेरिकल फार्मूला, अगर गिवन ना हो तो। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए ना आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं, डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल करा रहा हूँ आपको एक यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल करा रहा हूँ आपके पास एक, जो कि हमारे पास है। तो ये आपको फाइंड करनी है एग्जांपल में। एग्जांपल में आपको फाइंड करना है
एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, बाकी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है। अभी फाइंड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में नहीं पता, ठीक है। कंपाउंड हमें नहीं पता कौन सा है, हमें ये बताया गया है कि उसमें जो कार्बन है उसकी परसेंटेज 40.94% है। आपके पास जो कंपाउंड में हाइड्रोजन है उसकी परसेंटेज 4.58% है। अभी जो परसेंटेज है ना, ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ मास है। ये परसेंटेज आपके पास इन टर्म्स ऑफ मास गिवन है, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास 54.5% है, ठीक है। ये परसेंटेज आपके पास ना इन टर्म्स ऑफ मास गिवन है, यानी अगर आप इन परसेंटेजेस को ऐड कर लेंगे ना तो आपके पास जो टोटल मास आएगा ना वो होगा आपके पास 100%। 100% का आपको फाइंड करना है मास। आपको टोटल मास मिल जाएगा, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हमें पता क्या क्या ये फाइंड कर लेते हैं। हम बना लेते हैं इसके लिए अपना डेटा, ठीक है। ये वही टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में किए हैं, तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम आपने किया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आपने ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। हमें पता है कि कार्बन आपके पास बायोमास जो है वो 40.92% है, हाइड्रोजन आपके पास 4.58% है, ऑक्सीजन आपके पास 54.5% है, ठीक है। आपको जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो आपको फाइंड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ना आपको पता है कि इस कंपाउंड में ये 3 एलिमेंट पाए जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास ये 3 एलिमेंट है, तो आपको ना इन 3 एलिमेंट्स का रेशो फाइंड करना है। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो आपको फाइंड करना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो। अगर आपको ये रेशो मिल गया ना तो आप इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज में जो रेशो था ना हमारे पास वो कार्बन का 1 था, ठीक है। ग्लूकोज में आपके पास कार्बन का 1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन आपके पास 1 था। तो जो रेशो बनेगा वो 1:2:1 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ना एक रेशो यहाँ पर बनेगा हमारे पास, वो हमें फाइंड करना है कैसे बनेगा। और जो चीज़ हमें गिवन है वो ये तीनों है, इसके अलावा और चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में लेकिन हमें पता है। जैसे कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमें पता है कि 12 AMU होता है, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 AMU होता है, ठीक है। कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU और ऑक्सीजन का हम जानते हैं 16 AMU होता है। तो इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे इनके रेशोस, ठीक है। अब रेशो फाइंड करने से पहले रेशो के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि इसका मास क्या है। सबसे पहले फर्स्ट हमें इसका मास फाइंड करना है, तो वो हम कर लेते हैं। जो पहला स्टेप है ना उसके लिए पहला स्टेप ये है इसका कि हमें इसका इस मेथड का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो होता है परसेंटेज फाइंड करना, ठीक है। जनरली हमें जो है वो मिला हुआ होता है मास या परसेंटेज को एक चीज़ मिली होगी आपको, ठीक है। आपका काम ना परसेंटेज फाइंड करना है। अगर आपको मास गिवन है क्वेश्चन में तो आपको उससे परसेंटेज फाइंड करनी होगी, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो फिर उससे आपको मास फाइंड करना हो, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको एक चीज़ गिवन होती है, आपको दूसरी फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ना हमें फाइंड करना है एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं ग्राम एटम्स। यानी हमें ये फाइंड करना है कि 1 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं। इस सब्सटेंस की जो सब्सटेंस हमें गिवन है ना उस सब्सटेंस के 1 ग्राम में कितने एटम्स, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको।
ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि मास क्या है इसका, परसेंटेज गिवन है हमें, परसेंटेज से मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये परसेंटेज है वो 100% में से है। ठीक है, अगर ये 100% में से हम अज्यूम करेंगे कि जो टोटल मास सब्सटेंस का वो 100 ग्राम है। अगर टोटल मास 100 ग्राम हुआ ना, तो उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन का हमारे पास जो मास गिवन है वो तो ये हो गया 40.9, सॉरी परसेंटेज का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मास अपॉन टोटल, टोटल या जो टोटल मास है हमारे इस कंपाउंड का, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और थोड़ा इनको आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ये और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फॉर्मूले में चीज़ें पुट कर देते हैं अपनी। तो कार्बन के परसेंटेज कितनी की मैंने 40.92, टोटल मास हमने अज्यूम किया है 100 ग्राम। ठीक है, टोटल मास जो है कभी अगर आपको गिवन नहीं होता, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अज्यूम क्या करेंगे, क्योंकि जो सब्सटेंस में जो चीज़ आपको फाइंड करनी है ना, वो आपको फाइंड करना है उसका एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना, वो आपके पास डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना, तो उसका एम्पेरिकल, तो उसका फार्मूला जब ये रहेगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहेगा और उसका एम्पेरिकल फार्मूला ये रहेगा। अगर मेरे पास 2 ग्राम ग्लूकोज है, तब भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा और उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो यही रहेगा। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फ़र्क नहीं पड़ता कि टोटल मास कितना है आपके पास। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 100 है। ठीक है, अगर हम कोई और नंबर अज्यूम करेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसी वैल्यू रखें कि हमारा जो कैलकुलेशन सिंपल रहे। इसलिए हम यहाँ पे 100 अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर 100 अज्यूम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बच जाएगा 40.92 ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन आ गया 40.92 ग्राम आ गया। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है जितनी परसेंटेज है उतना ही मास आया हमारे पास, क्योंकि हमने 100 रखा था। ठीक है, तो सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन का मास आपके पास ये आ जाएगा 4.58 और ऑक्सीजन का मास आपके पास आ जाएगा 554.5 ग्राम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया मास क्या है, इसका मास पता चल गया हमें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें फाइंड करना है ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राम एटम से ही हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे। क्योंकि हमें ये पता करना है कि इसके 1 ग्राम में, इस सब्सटेंस के 1 ग्राम में कितने एटम्स पाए जाते हैं, कितने एटम कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर हमें ये पता हो कितने एटम्स पाए जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम में जो उसका टोटल मास रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। उस मास के रिजल्ट से हम पता कर सकते हैं कि अगर इतना परसेंट मास इस कार्बन का है, इतना परसेंट मास हाइड्रोजन का है, इतना परसेंट मास ऑक्सीजन का है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि उस टोटल मास का जितना हिस्सा कार्बन का बनता है, उसमें से कार्बन के कितने एटम्स उसमें पाए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम पता चल गए तो उसका रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 40.92 ग्राम कार्बन आ गया आपके पास। इस तरीके से हाइड्रोजन का आपके पास आ जाएगा 4.58 ग्राम्स और ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगा 54.5 ग्राम्स। अब हम फाइंड करते हैं ग्राम एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला आपके पास होता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
अब अगर कार्बन की बात कर लें तो कार्बन के लिए जो आपके पास मास ऑफ एलिमेंट है, जो मास कैलकुलेट किया हमने यहाँ पर, वो लिख देंगे 40.92 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कार्बन का जानते हैं 12 होता है, ठीक है। इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं हम, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना, लिखते हैं उसमें हम 40.92 डिवाइडेड बाय 12 लिखते हैं हम 3.41। सिमिलरली हम हाइड्रोजन के लिए करते हैं, तो हाइड्रोजन का हमारे पास हो जाएगा 4.58 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये तो 4.58 ही हो गया, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम 4.58 ग्राम एटम्स, ठीक है। 3.41 ग्राम एटम्स, 4.58 ग्राम एटम्स। सिमिलरली कर लेते हैं ऑक्सीजन के लिए 54.5 अपॉन 16, ये हम कर लेते हैं 54.5 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया हमारे पास 3.406 को राउंड ऑफ कर लेते हैं 3.406 तक, ठीक है। 25 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन आ गया आपके पास 3.406 ग्राम एटम्स, ओके। अब हमें मालूम हो गया ग्राम एटम्स कितने हैं इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है हमें कि हमें ना इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट रेशो फाइंड करना है, क्योंकि जब हम इसका टोटल रेशो फाइंड कर रहे होंगे ना, तो देखें इस टोटल रेशो में ना कोई एक ना एक ऐसा है जो 1 आता है, ठीक है। अब मुझे पता है जो 1 होगा वो 1 से छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो जो 1 होगा उससे छोटा होगा, तो सबसे छोटा नंबर वही होगा जिसका जो ग्राम एटम्स है वो छोटा है, यानी कि 1 ग्राम में आपके पास कितने एटम्स हैं उसके, ठीक है। एक ग्राम में आपके पास जितने एटम्स बनते हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम आपके पास कम होगा तो मतलब कि उस एलिमेंट की जो अमाउंट है वो भी कम होगी। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो सबसे छोटे से छोटे ग्राम एटम्स की अमाउंट आ रही है उससे हमें डिवाइड करना है इनके मासेस को, सॉरी मासेस को नहीं, इनके टोटल रेशोस को। जिस तरीके से यहाँ पर जो हमने एग्जांपल कंसिडर की थी ग्लूकोज की, इसमें हमारे पास क्या है, जो ग्राम एटम से कम आ रहे हैं हमारे पास वो है कार्बन और ऑक्सीजन के। तो अगर हम हाइड्रोजन वाले को डिवाइड करेंगे ना कार्बन और ऑक्सीजन से, तो हमें क्लियरली मालूम हो जाएगा कि हाइड्रोजन 2 है इसमें बनस्पत इसके, ठीक है। इसी को एक डिफरेंट एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये है, एक और कंपाउंड है आपके पास C2H6, आपके पास इथेन है। इथेन क्या होता है, कार्बन इसमें हो जाएगा 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला में, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपके पास 3, CH3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से हमें सिंपली पता चल रहा है कि अगर हम डिवाइड कर लें इनको, सबसे कम कौन सा है इसमें, कार्बन कम है। अगर मेरे पास 1 ग्राम ईथेन हो तो इस 1 ग्राम ईथेन में कार्बन एटम कंपेयर टू हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास इसी वजह से इस पर अगर मैं अप्लाई करूँ हमारी टेक्निक जो है फाइंड करने की, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास होल नंबर्स में गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होल नंबर्स में गिवन है, तो यहाँ पे काम आसान हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए ये किया हमने,
आपके पास आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर मामला बहुत सिंपल है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको सीधे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इससे बेहतर है कि मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कैसे करना है हमने। तो सबसे कम इसमें हमारे पास ग्राम आइटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन बहुत करीब करीब है, 4 1 है और ये 4 0 6 है, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट है यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो हम ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे। कार्बन के ग्राम आइटम्स डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के ग्राम आइटम्स। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 3.41 डिवाइडेड बाय 3.406। ठीक है, 1.00117। इसको हम उसमें लिख लेते हैं, राउंड ऑफ करके 1 ये 0 से राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए 4.58 डिवाइडेड बाय 3.406 ये कर लेते हैं हम। 4.58 डिवाइडेड बाय 3.406 ये हो जाएगा आपके पास 1.34। ओके, आगे कर लेते हैं इसको हम ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का तो जाहिर सी बात है, हम 3.406 अपॉन 3.406 ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब ये ना इस कंडीशन में है, ये इसके एम्पिरिकल फार्मूला के रेशोज आ गए हमारे पास, लेकिन ये रेशोज जो है ना वो परफेक्ट नहीं है। तो देखें, आपके पास एक आइटम में समझ में आता है, आपके पास 1.3 आइटम में समझ नहीं आता। इसका क्या मतलब है? यानी चलें, ये हो गया आपके पास एक एटम। अगर हाइड्रोजन की बात करें ना, ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम, प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये है एक एटम। 1.3 एटम क्या होता है? 1.3 एटम का मतलब तो ये हो जाएगा कि आपके पास दूसरा एटम जो है ना उसका आपके पास ये तीसरा हिस्सा मौजूद है। यानी एक ये पूरा एटम है आपके पास और फिर आपके पास ये एटम मौजूद है। इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह तो नहीं नेचर में पाया जाता। तो इसलिए ना हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि इनका जो रेशियो वो कैसे करना है हमने। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म को चेंज करने के लिए ना हमें करना क्या है कि हमें इसको एक होल नंबर फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इसको एक होल नंबर फॉर्म में लेकर आना है, तो वो हम कर लेते हैं इसके लिए अभी। ओके, अभी ये क्या है, ये डेसिमल फॉर्म है ना, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो उसका सिंपल मेथड कर लेते हैं हम। 1.34 है ना, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसको 2 0 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/100 कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 134/100। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये 134 डिवाइडेड बाय 100 67/50 आ रहा है। 7/50 काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है ये। इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं 67/50 को। तो मैंने कुछ चीज़ें चेक की हैं और ये मेथड जो है वो इस क्वेश्चन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ना हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करना होगा। जो रेशोज हमारे पास गिवन है ना वो ये 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें ना इनमें से जो जो होल नंबर रेशो है 1 तो होल नंबर रेशो मौजूद है, ये होल नंबर में नहीं है, तो इसको होल नंबर में लाने के लिए ना हमें इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये एक सिंपल होल नंबर में आ जाए। हमने इस मेथड से नंबर फाइंड करने की कोशिश की है, लेकिन आपको दिख रहा है कि आ नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कि जिससे अगर हम उसको राउंड ऑफ कर लें। देखिए, अगर आपके पास 1 या 2 या 9 या 8 आ जाए ना,
तो इनको आप राउंड ऑफ कर लें सही होता है, ठीक है। ये नंबर राउंड ऑफ करना ठीक होता है। अगर आपके पास 3, 4, 5, 6 आ जाए ना, तो ये राउंड ऑफ करने में ठीक नहीं होते, इसलिए यहाँ पर हमने इनको राउंड ऑफ किया नहीं है। अगर ये 1.2 होता ना तो हम उसको राउंड ऑफ करके 1 कर लेते, ठीक है। तो अगर ऐसे डिजिट आपके पास आ जाए ना इन क्वेश्चंस के लिए, तो इन डिजिट को राउंड ऑफ करना ठीक है। तो हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं इसको। तो 1.34 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 1 से तो सेम आंसर आएगा, 2 से कर लेते हैं, 2.68 आ रहा है। देखिए 6 आ गया ना, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। दोबारा 3 से करते हैं, 4 आ गया ना 3 से, 4.02 है, 0 आ गया, 2 आ गया, इसको राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 1.34 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो बस 4 मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 3 से, तो बस 4 आ गया, ठीक है। और जो नंबर हमें फाइंड करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है ना, वो है 3, ठीक है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये होल नंबर में आ गया। अभी जो बाकी दो है ना, इनको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी होल नंबर में आ जाए। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो होल नंबर में आ जाएगा, पहले से मौजूद है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं इसको ताकि ना ये हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब ये जो नंबर्स है ना, ये हमारे रेशोस है, ठीक है। कार्बन का क्या था, 1 था, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन का 3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 1.34 था, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 3 है। तो जो रेशो आपके पास आ गया है C:H:O का, वो आ गया है आपके पास 3:4:3, ये आपके पास आ गया रेशो। अब ये रेशो के नंबर जो है ना, ये उठा के इनके साथ पुट कर दे, तो आपके पास आ जाएगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है आपके पास, वो हो गया C3, कार्बन का 3 है ना, C3। अब हाइड्रोजन का 4 है आपके पास और ऑक्सीजन का 3 है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे C3H4O3। ये आ गया आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से ना आप परसेंटेज या मास जो भी आपको गिवन है उससे आप फाइंड कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया जाता है सब्सटेंसेस का, ओके। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया इसका, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो इसलिए भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अब इस नए टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले एक और टॉपिक डिस्कस होगा हमारा, ठीक है। उसको हम कहते हैं कॉम्बशन एनालिसिस। आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए इस किस्म के सवालों के लिए जो मेनली कंपाउंड्स गिवन होते हैं ना, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खास प्रॉपर्टी होती है कंबशन की। तो कभी कभार ना वो आपको सवाल इस तरीके से देते हैं कि वो आपको बताते नहीं कंपाउंड क्या है, ठीक है। वो आपको बता देते हैं कि इस कंपाउंड को हमने जो बर्न किया है कंबशन से, उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना बना है, ठीक है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए फाइंड करना होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, और फिर उससे आपको एटॉमिक रेशो और ग्राम एटम्स फाइंड करने होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। और उससे फिर हम फाइंड करते हैं कि कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है।
तो उसका भी एक छोटा सवाल है, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सवाल दिखा देता हूँ उसका आपको। एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल हो गई हमारे पास, इसमें गिवन है आपके पास जो कंपाउंड है, ठीक है, ये उसका ग्राम है, ठीक है। जो अननोन कंपाउंड है उसका मास आपके पास गिवन है 0.5439 ग्राम, ठीक है। उसको जो बर्न किया गया है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास उससे आपको मिला है वो है 0.6369 ग्राम। अब ये नोटिस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मास उससे ज़्यादा है, दूसरी जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमने कंपाउंड को बर्न किया है ना, तो उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, जो एक कंबशन जैसे हमारे पास होती है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया है, तो हमारे पास उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया है ना, उससे जो रिजल्ट हमारे पास आया ना, उसका मास हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा मास आ रहा है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये इसका नहीं है, ये वाटर का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपके पास है इसमें 1.039 ग्राम, ठीक है। तो ये कंपाउंड को गिवन है मास आपको 0.5439 ग्राम्स कंपाउंड का है, ठीक है। फिर आपके पास 0.6369 जो है वो वाटर का है, और 1.039 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का है। आपको फाइंड करना है एम्पेरिकल फार्मूला इसका कंपाउंड का, और इसी अगर एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो आपको यूजुअली फाइंड करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो इससे पहले हम बनाते हैं अपना डेटा, ठीक है। डेटा में कंपाउंड का टोटल मास तो आपको गिवन है 0.5439, ठीक है। इसका वाटर का मास आपको गिवन है 6369, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको गिवन है 1.039 ग्राम, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको फाइंड करना है इसमें। अब एक और चीज़ जो गिवन नहीं है लेकिन हम जानते हैं, वो ये है कि ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है, ठीक है। जो देखें किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो मास होता है राइट साइड पे वो सेम होता है मास लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन का मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम कर लेते हैं अभी इसमें। तो ये सेम चीज़ यहाँ लिख लेते, यही सेम चीज़ है वो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो कंपाउंड का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इक्वल होगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्लस हाइड्रोजन के मास से, ठीक है, वाटर के मास से। अब ये जो मास हम ऑक्सीजन का फाइंड कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा मास है, ठीक है। यानी जितना कंपाउंड में पाया जाता है ना, ये वो नहीं है, ये वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो हमने ऐड किया है इसमें, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को आगे पीछे कर लेते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्लस वाटर का मास माइनस टोटल मास इस कंपाउंड का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1.039 प्लस 0.6369 माइनस 0.5439
39। ठीक है, कैलकुलेटर निकालते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं हम कैलकुलेटर में। ये हो गया आपके पास 1.039 प्लस 0.6369 माइनस 0.5439। ये किया हमने। ऑक्सीजन का मास आ गया 1.132। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास आ गया आपके पास 1.132 ग्राम। ये वो ऑक्सीजन जो हमने प्रोवाइड की है। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद और भी ऑक्सीजन जो कंपाउंड में पहले से पाई जाती है। ठीक है, तो और चीज़ें भी हैं इसमें जो कि हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। हमें मालूम है कि जो हमारे पास वाटर है उसका एम्पेरिकल नहीं, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का, वो हम जानते हैं 18 होता है, 18 AMU। ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें पता है 44 AMU होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता है 32 होता है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले ना हम इनकी फाइंड कर लेते हैं परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं इसका, तो वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमारे पास जितना मास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड में। ठीक है, हमें पता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, और मालूम है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनी है, हमारे पास उतना ही कार्बन मौजूद होगा, क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 1 कार्बन होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, हमारे पास उसके मुताबिक उतना ही हमारे पास कार्बन होगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ना हम इसका फाइंड कर लेते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें ना, तो हमें परसेंटेज जो फाइंड करनी है वो उस कार्बन की है जो इस कंपाउंड में पाया जाता है। ठीक है, हमें जो मास गिवन है ना वो उस कंपाउंड के कार्बन का नहीं गिवन, हमें मास जो गिवन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है। तो उसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं कि कितना इसका मास आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है 1.039 डिवाइडेड बाय 0.5439, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है डिवाइडेड बाय जो कंपाउंड का मास है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम रोक देते, लेकिन जो कार्बन का मास हमें गिवन है ना, ये जो मास हमें गिवन है, ये कार्बन का नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो हमें इसमें से ना कार्बन का मास फाइंड करना है। वो फाइंड हम इस तरीके से करते हैं। हमें मालूम है कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 12 होता है। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास से। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, इससे हमें फाइंड हो जाएगा कि इससे पता चल जाएगा कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशो क्या होता है। ये है उसके मास का रेशो, और अगर हम इस मास के रेशो से इसको मल्टीप्लाई करें ना, तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना हिस्सा कार्बन का है। ठीक है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं इसके साथ। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर निकालते हैं अपना, कैलकुलेट करते हैं इसको। 1.039 डिवाइडेड बाय 0.5439 multiplied by 100 multiplied by 12 upon 44, 52.098। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास आंसर। इसका कितना आ रहा है आपके पास? 52.098।
698%। ये आपका परसेंटेज कार्बन की, ठीक है। ठीक है, सेम चीज़ करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए हम यही सेम काम करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, कितना मास गिवन है हाइड्रोजन का हमें, और वाटर का कितना है 0.6369, 0.6369 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5439, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, हम मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम कर देंगे का, हमें हाइड्रोजन से वाटर का रेशियो फाइंड करना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है ना, है ना, होता 1 है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे 2 लिखने की वजह यह है कि यहाँ पर कार्बन जो है ना वो आपके पास होता है 1। एक कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। तो जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड होगा, जो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो 1 नहीं है, वो 2 है। इसीलिए हम उसका एटॉमिक मास होता है 1, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो एटॉमिक मास हम हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखेंगे वो होगा 2, और उसको हम डिवाइड कर देंगे वाटर के मॉलिक्यूलर मास से 18 से। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, वो फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। 0.6369 डिवाइडेड बाय 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2/18, कितना आ गया आपके पास 13.01, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 13.01 आ गया आपके पास, ठीक है, 13.01%। अब ये जो परसेंटेज हमारे पास आई है ना, इससे हम फाइंड कर लेते हैं इसका मास हमें गिवन है, ठीक है, वाटर का गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है, हमें हाइड्रोजन और कार्बन का मास नहीं गिवन। अब हमें इस परसेंटेज से फाइंड करना है हाइड्रोजन का मास और कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ठीक है। उससे पहले हम ऑक्सीजन का कर लेते हैं। अब ये परसेंटेज गिवन है ना हमें, ठीक है। अब हम जानते हैं टोटल परसेंटेज जो 100 है। अब ये जो ऑक्सीजन फाइंड कर रहे हैं ना, ये वो ऑक्सीजन है जो इसमें पहले से पाई जाती है, इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में पहले से पाए जाने वाली ऑक्सीजन जो है ना, ये वो ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ जो हमने ऑक्सीजन फाइंड कर ली है, ये वो है जो कि इसमें नहीं पाई जाती, ये वो है जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, ठीक है। इस सवाल के हवाले से ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली जो हमने फाइंड किया ना, ये इस सवाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर कभी कभी आपसे पूछ लेना कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो पूछ ले तो फिर ये फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का, ठीक है। तो 100 माइनस 52.098 जो कार्बन का है, और 13.01, ठीक है। इस तरह फाइंड कर लेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं इसके लिए। 100 माइनस 52.098 प्लस 13.01, मैंने माइनस बाहर लगा दिया है ब्रैकेट के, तो वो अंदर मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया 34.89, 34.89%। 2 को राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपने फाइंड कर लिया ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इनका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जो हमने पहले किए थे ना, है ना। अब हमें फाइंड करना है कि कार्बन का कितना मास है इसके, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, हमें कार्बन का मास नहीं गिवन।
तो उसके लिए ना हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है, कि हमने 100 ग्राम सब्सटेंस कंसिडर किया था कि 100 ग्राम सब्सटेंस में कार्बन कितना मास होगा। जैसे मैंने कहा है, एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, वो 1 ग्राम में भी सेम रहेंगे, वो 2 ग्राम में भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना अगर हम 100 ग्राम सब्सटेंस रख के इसको फाइंड आउट कर लें इसके मास को, तो वही सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ हमने 100 ग्राम रखा था ना, तो परसेंटेज के 100 से डिवाइड हो गया था, और जितनी परसेंटेज आई थी आपके पास, जितनी परसेंटेज आई थी, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 14.92% है, तो मास कितना है 14.92 ग्राम। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगी। कार्बन का मास आपके पास कितना आ जाएगा 52.098 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन का मास आपके पास आ जाएगा 13.01 ग्राम, और इसी तरीके से ऑक्सीजन का मास आपके पास आ जाएगा 34.89 ग्राम। अब हम ग्राम आइटम फाइंड कर लेते हैं। ग्राम आइटम का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है आपके पास, तो स्मॉलेस्ट नंबर उसे डिवाइड कर लेते हैं हम, नहीं वो दूसरे ग्राम आइटम है ना, हाँ, ग्राम आइटम के डिवाइड कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास, इसके एटॉमिक मास से। कार्बन का हो गया 52.098 डिवाइडेड बाई 12, कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेटर बहुत हैंडी चीज़ है, जब आप टेस्ट में जाए ना तो लास्ट में कैलकुलेटर लेकर जाइएगा। अगर अलाउड नहीं कैलकुलेटर लेकर जाना तो फिर आपको कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना तो आपको इतने मुश्किल सवाल देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये सवाल कैलकुलेटर के बगैर आप एक्यूरेटली नहीं कर सकते। तो जहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, एनएडी में तो होता है, तो वहाँ पर वो आपको ना ऐसे सवाल देते हैं जिस परसेंटेज वाले जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेटर की, आपके पास नहीं हो तो आपका काफ़ी लॉस होता है आपका, क्योंकि ये चीज़ें कैलकुलेट करना ना बाय हैंड बहुत मुश्किल है। कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 4.34 ना, तो कार्बन का हो गया आपके पास 4.34, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, 4.34। इस तरीके से हाइड्रोजन का हो जाएगा 13.01, डिवाइड करने के 1 से तो सेम आंसर आ जाएगा इसका। ऑक्सीजन का हो जाएगा आपके पास 34.89 डिवाइडेड बाई 16, तो ऑक्सीजन का हो गया आपके पास 34.89 डिवाइडेड बाई 16, जो कि हो गया 2.18, ठीक, 2.18। ये ग्राम आइटम्स आ गए आपके पास, लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ग्राम आइटम्स, ठीक है। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ऑक्सीजन का है ना, तो हम इन सबको डिवाइड कर लेंगे ऑक्सीजन से, ताकि हमें मिल जाए हमारा रेशो, ठीक है, ये वाला रेशो, ये वाला जो हमने यहाँ फाइंड किया था ना, जो ये रेशो फाइंड किया था ना हमने इस क्वेश्चन में, ये वाला रेशो, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो वही करते हैं इसके लिए। कार्बन के लिए हम कर लेंगे 4.34 डिवाइडेड बाई 2.18, देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका। 4.34 डिवाइडेड बाय 2.18, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.99। अब मैंने क्या कहा आपसे, जब ये 99 वाले नंबर आ जाए, 9, 1, 2, 9 और 8, इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 में बीच से बहुत करीब होते हैं, फिर इनको राउंड ऑफ मत करिएगा और आपका जवाब गलत आ जाएगा, ठीक है। 1.99 है ना, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन कर लेते हैं 13.01 डिवाइडेड बाई 2.18, 13.01 डिवाइडेड बाई 2.18, ये किया हमने, ये आ गया आपके पास। अभी 9 आ गया, इसको 6 कर लेंगे, 9 आ गया ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया। ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा, क्योंकि 2.
को डिवाइड कर देंगे उससे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2.18 को डिवाइड कर देंगे 2.18 से, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1। इससे आपको क्या रेशियो आएगा 2:6:1, ठीक है। CHO का रेशियो ये आ गया आपके पास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका लिख देते हैं हम लोग। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया इसका आपके पास C2H6O1, ठीक है। तो कंबशन एनालिसिस इस तरीके से करते हैं हम इसका, ओके। अब देखो बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन में वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेते हैं। हमें समझ में आ गया है कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये मेथड हम पढ़ लिया हमने, हमें पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है। हमें ये नहीं पता कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करते हैं। तो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का एक ही मेथड है, वो ये वाला मेथड, ठीक है, जिसमें आपको ये फाइंड करना होता है होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो फाइंड करने का ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब हमें पता है अगर हमें कंपाउंड का परसेंटेज गिवन हो या मास गिवन हो तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोल रेशियो, होल नंबर रेशियो फाइंड करने के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो मिल जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मास फाइंड कर लो, आपको मिल जाएगा। तो जो मोलेक्युलर मास होता है ना क्वेश्चन में, वो आपको पहले से गिवन होता है, ये आपको फाइंड नहीं करना होता। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपको सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको ये गिवन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। आपको ये गिवन नहीं होगा, आपको बस एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, क्वेश्चन खत्म। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया है, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया हमने, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यहाँ पर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन कभी कभार ना वो आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके दे देता है। अगर मॉलिक्यूलर मास आपको पता है तो आप फिर होल नंबर रेशियो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास है तो गिवन होगा, या फिर आपको ना कुछ और चीज़ें गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया वो कि जो कंपाउंड है उसमें कार्बन कितने एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम ना कुछ चीज़ें स्टडी करते हैं, मेथड्स मॉलिक्यूलर मास के, जो आपको दिए हो सकते हैं पेपर में, ठीक है। अगर आपको किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तो आप उसमें फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये गिवन है नंबर ऑफ एटम्स, है ना, तो उससे आप रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सवाल में अगर आपको पता है कि आपको ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, इस सवाल में आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 3 है एक मॉलिक्यूल में। तो हमें पता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है C2H6O। ये है ना, ये हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया है इसका, C2H6O। C2H6O हमें पता है कि ऑक्सीजन इसमें 1 है, उसने कहा 3 है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, है ना, तो कार्बन हो जाएगा 6, हाइड्रोजन हो जाएगा आपके पास 18, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3। अब ये जो है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर मास, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको एक नंबर ऑफ एटम गिवन हो ना तो आप चेक कर सकते हैं जो आपने फाइंड किया है ना उसके कंपैरिजन में ये कितना है, क्योंकि ये यकीन है नंबर ऑफ एटम जो है ना वो गिवन जो आपने फाइंड किया है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मल्टीपल होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या किया 1 फाइंड किया ना हमने, तो 3 क्या है 1 का मल्टीपल है। इस वजह से 3 जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन गिवन है ना,
ये 3 आपके पास है आपका होल नंबर रेशो, ये है आपका होल नंबर रेशो, ये है आपका n। ठीक है, ये एक मेथड है फाइंड करने का। इसका एक और मेथड ये है कि वो आपको मॉलिक्यूलर मास बता देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सवाल में अगर आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन हो 138, आपका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 138, तो आप उससे रेशो फाइंड कर लें। रेशो का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आपके पास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो आप कर लें। 138 ये आ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम फाइंड कर लेते हैं इसका। कितने कार्बन आपके पास? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 6 हैं आपके पास। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 1 है। ये फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेटर से ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 प्लस 16 कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है? 46 आ रहा है आपके पास। 46 ये डिवाइड कर लें इससे, 46 से कितना हो गया? 138 डिवाइडेड बाय 46, 3 आ गया आपके पास। 3 हो गया आपके पास n। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से अगर आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन हो या आपको किसी एक एटम का नंबर ऑफ, एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम गिवन हो ना, तो उससे आप एम्पेरिकल फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है, इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये पार्ट 1 था, ये टॉपिक पूरा हो गया। एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला सवाल हमने कर लिया, हमें न्यूमेरिकल आ गया ये वाला। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। ठीक है, वो होगा पार्ट 2 में। ठीक है, तो बाद में मैं मिलूँगा पार्ट 2 में आपसे।